पेश खिदमत है किस्सा मजदूर बादशाह। कहते हैं कि पुराने दौर में सकरदू के करीब एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहम्मद अमीन था। वो गांव की मस्जिद में अजान देता और नमाज पढ़ाता था। मजहबी तकरीबात के वक्त भी वो लोगों की रहनुमाई और खिदमत करता था। गांव के लोग उस खिदमत पर उससे कुछ न कुछ दे दिया करते थे। वो खुद किसी से कुछ नहीं मांगता था। एक दिन उसकी बीवी नेक बख्त ने उससे कहा, हम अब माशाअल्लाह 3 हैं, एक आप, दूसरा हमारा बेटा असगर और तीसरी मैं। खर्च बढ़ गया है, गुजारा नहीं होता। भली लोग, तू सच कहती है। मैं मस्जिद में अजान देता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ। ईद शबे बारात पर जो खिदमत हो सकती है लोग करते हैं। अब तू क्या चाहती है? हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। गांव छोटा है, लोग भी गरीब हैं। सिर्फ ईद शबे बारात के त्योहारों पर ही थोड़ी बहुत आमदनी होती है। नेक वक्त, ये बातें तो तू रोज करती है। इस वक्त भूख लगी है, कुछ पकाया है तो ला। नेक वक्त उठकर बावर्ची खाने में गई और 2 सूखी चपातियां और हरी मिर्चें उठा लाई। वो बोली, घर में आटा नहीं था इसलिए ताजा चपातियां नहीं पक सकी। ये हरी मिर्चें हैं, इनके साथ खा लो। मोहम्मद अमीन ने बासी चपातियों, मिर्चों और पानी से पेट भरा, फिर बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो रिस्क हलाल से नवाजता है। नेक बख्त बोली, आप ठीक कहते हैं असगर के अब्बा, अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क देता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हालत इस वक्त हमारी है वो कुछ अच्छी नहीं। कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि हम सब्जी खरीद सके, उधार मिर्चें लेकर गुजारा नहीं करना पड़े। मोहम्मद अमीन ने ठंडी सांस भरी और बोला, मैं क्या कहूँ, सच्ची बात तो यह है कि मैं और कमा नहीं सकता। मैं मुअज्जिन और पेश इमाम हूँ, इसके अलावा और कोई काम ना आता है और ना कर सकता हूँ। आमदनी बढ़े तो कैसे, तू ही बता नेक बख्त। नेक बख्त ने हिम्मत की और बोली, बुल्तुस्तान का सुल्तानुल मुअज्जम सकरदू में रहता है। सुना है दिल और हाथ का बड़ा सखी है। जो कोई उसके पास जाता है वो उसकी कद्र करता है, मुंह मांगी मुराद पूरी करता है। हमेशा खुदावंद ताला से मांगना चाहिए, वो हमारा रब है, वो हमें पालता है। मोहम्मद अमीन ने कहा। नेक बख्त को मालूम था कि उसका खाविंद यही जवाब देगा, चुनांचे उसने भी इस बात का जवाब अपने जहन में सोचा हुआ था। वो बोली, आप ठीक कहते हैं, अल्लाह ही सबका खालिक है और सबको पालता है। सुल्तानुल मुअज्जम भी हमारी तरह अल्लाह का बंदा है, उसको भी धन दौलत अल्लाह ने दिया है। वो उस धन दौलत में से कुछ हिस्सा आप जैसे आलिमों को देता है और यूं उनकी कद्र करता है। आप भी उसमें से अपना हिस्सा वसूल करें। नहीं, ये बात नहीं है। सुल्तानुल मुअज्जम बुल्तुस्तान का बादशाह है और बादशाह अवाम से दौलत छीनते हैं या दुश्मनों को लड़ाई में शिकस्त देकर उनकी दौलत लूट लेते हैं, लिहाजा उनकी कमाई जायज नहीं। मैं हराम की कमाई में हिस्सेदार नहीं बन सकता। नेक बख्त ने कहा, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन सुल्तानुल मुअज्जम की सारी दौलत ऐसी नहीं है। शायद तू ठीक कहती है नेक बख्त। अगर मैं ठीक कहती हूँ तो आप कल उसके दरबार में जाएं और पता करें कि उसकी दौलत जायज है या नाजायज। मोहम्मद अमीन सोचने लगा और काफी देर तक सोचता रहा। आखिर बोला, ठीक है, मैं कल सकरदू जाऊंगा और उसके दरबार में हाजिरी दूंगा। अगर उसने मुझे अपनी नाजायज दौलत से खैरात दी तो मैं लेने से इनकार कर दूंगा, और अगर सुल्तानुल मुअज्जम ने अपनी नेक कमाई से कुछ रकम दी तो फिर लेने से पहले ये पता करूंगा कि ये वाकई हलाल की कमाई है या नहीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे उसने बासी रोटी और हरी मिर्चों का नाश्ता किया और अपने गांव से पैदल सकरदू की तरफ चल दिया। दोपहर से पहले वो सकरदू पहुंच गया और फिर उसने दरबार का रुख किया। महल के बाहर हाजतमंदों की कतार लगी हुई थी। मोहम्मद अमीन भी एक कतार में खड़ा हो गया। कतार आगे बढ़ती रही और आखिरकार उसे बादशाह नजर आया। बादशाह दरबार में बैठा था, उसके इर्द गिर्द उसके दरबारी थे। तख्त सोने का बना हुआ था जिसमें हीरे जवाहरात की जुड़त थी। हीरों और जवाहरात से तख्त रोशन नजर आ रहा था। बादशाह की पगड़ी में एक बहुत बड़ा हीरा सूरज की तरह चमक रहा था। उसने कम ख्वाब की कबा पहनी हुई थी जिसको सोने के धागों से सिया गया था। कबा झिलमिल झिलमिल कर रही थी। बादशाह के दाएं और बाएं 2 गुलाम खड़े थे जिनके हाथों में संदूकचे थे। ये संदूकचे सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। खैरात मांगने वाले आगे बढ़ रहे थे। जब कोई मुलाकाती बादशाह के सामने जाता तो बादशाह संदूकचे से मुट्ठी भर सिक्के उठाता और प्याले की तरह बनाए हुए हाथों में डाल देता। मुलाकाती सिक्के लेकर झुकता, सलाम करता और चल देता। काफी देर बाद मोहम्मद अमीन की बारी आ गई। वो बादशाह के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। बादशाह ने संदूकचे में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर सिक्के मुअज्जिन की तरफ किए, लेकिन उसने हाथों का प्याला ना बनाया और बोला, आलम पन्हा, जान की अमान पाऊं तो ये पूछूं कि आप जो खैरात मुझे दे रहे हैं क्या ये हलाल की कमाई है? क्या मतलब है आपका? बादशाह बोला, मैंने अर्ज किया है कि जो खैरात आप मुझे दे रहे हैं क्या ये आपके खून पसीने की कमाई है? मोहम्मद अमीन ने कहा। बादशाह ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी मुट्ठी के सिक्के संदूकचे में गिर पड़े और वो गुस्से में बोला, क्या आपको ये पता नहीं कि बादशाह आम लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके मालो जर इकट्ठा नहीं करते? वो कमाने के लिए पसीना नहीं बहाते। उनकी आमदनी के और बहुत से तरीके होते हैं। अगर ये बात है तो मैं आपसे खैरात नहीं लूंगा। मैं ऐसी दौलत में हिस्सेदार नहीं बन सकता जो पसीना बहाकर यानी मेहनत करके हासिल ना की गई हो। मेरे अकीदे के मुताबिक वो नाजायज दौलत है। बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया।
وہ جب تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ اگر یہ ضرورت مند شخص اس کے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جاتا تو اس کا وہ وعدہ ٹوٹ جانا تھا جو اس نے اپنے آپ سے کیا تھا۔ محمد امین جانے لگا تو بادشاہ نے سوچ کر کہا، آپ آج خالی ہاتھ چلے جائیں اور کل شام میرے پاس آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کل شام وہ سکے دوں گا جو میں نے خون پسینے ایک کر کے کمائے ہوں گے۔ تم وعدہ کرتے ہو کہ کل شام کو آؤ گے؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل شام آپ کی نیک کمائی سے حصہ لینے ضرور آؤں گا۔ محمد امین نے یہ کہا اور واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ نے دوسرے لوگوں میں خیرات تقسیم کی اور پھر اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ ملکہ نے اسے فکر مند دیکھا تو پوچھا، حضور پریشان نظر آتے ہیں آج؟ ہاں ملکہ عالیہ، میں آج پریشان ہوں۔ بادشاہ بولا، آج دربار میں ایک شخص خیرات لینے آیا اور بولا کہ وہ میری اس کمائی سے خیرات لے گا جو میں نے خود محنت کر کے حاصل کی ہو۔ ظاہر ہے میرے پاس ایسی کمائی نہیں ہے جو میں نے محنت مزدوری کر کے حاصل کی ہو۔ عالم پنہا، آپ نے اس سے کیا کہا؟ کیا وہ خیرات لیے بغیر لوٹ گیا؟ ہاں، وہ چلا گیا، البتہ وہ کل شام پھر آئے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے ایک دن دے دے تاکہ میں اسے حق حلال کی کمائی سے خیرات پیش کر سکوں۔ حق حلال کی کمائی وہ کہاں سے آئے گی؟ حضور کی ساری دولت تو عام لوگوں کی دولت ہے، یا آپ نے دشمن کو مار پیٹ کر ان کے خزانوں سے لوٹی ہے؟ ملکہ عالیہ، آپ نے سچ کہا، صورت حال وہی ہے جو آپ نے بتائی، لیکن میں اس نیک دل شخص کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے خیرات دوں گا، اسی لیے میں نے اس سے ایک دن مانگا ہے۔ کل سارا دن آپ کے پاس ہے، کیا کل آپ مزدوری کریں گے؟ ہاں ملکہ عالیہ، میں کل بھیس بدل کر گھر سے نکلوں گا اور مزدوری کروں گا۔ بادشاہ نے کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور سو گیا۔ اسے اگلے دن ایک عام مزدور بن کر کام کی تلاش میں جانا تھا۔ اگلے دن وہ سکردو کے گلی کوچوں میں کام کی تلاش میں گھومنے لگا۔ کوئی شخص بھی اسے پہچان نہ سکا کہ وہ بلتستان کا بادشاہ سلطان المعظم ہے۔ اس نے ایک دو گھروں میں کام کی درخواست کی، لیکن کسی نے اس کی درخواست پر توجہ نہ دی۔ کوئی اسے منڈی سے سودا سلف لا کر دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ وہ ایک لکڑہارے کے پاس گیا، لیکن اسے بھی اس کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک کھیت میں گیا اور کسان سے کہا کہ وہ نالائی کر کے 4 پیسے کمانا چاہتا ہے، لیکن کسان نہ مانا۔ گاؤں میں ایک شخص مکان بنوا رہا تھا اور راج مزدور کام کر رہے تھے۔ بادشاہ مالک مکان سے ملا تو مالک مکان نے اسے چشمے سے پانی لانے کے لیے کہا تاکہ مٹی گارے سے دیواروں کو چنا جا سکے۔ پانی لانے کے لیے مالک مکان نے اسے کچا گھڑا دیا اور بادشاہ چشمے سے گھڑا بھر بھر کر لانے لگا۔ یہ کام بادشاہ کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی پانی کا بھرا ہوا کچا گھڑا سر پر رکھ کر پتھریلی پگ ڈنڈی پر سفر نہیں کیا تھا۔ وہ 2 گھڑے بھر کر لایا اور تھک گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ یہ کام چھوڑ دے، لیکن اسے محمد امین سے اپنا وعدہ یاد آیا اور وہ تیسری بار پھر چشمے سے پانی لانے کے لیے چل پڑا۔ چوتھی بار وہ پانی لا رہا تھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا پیر ڈگمگایا، گھڑا سر سے لڑکا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ مالک مکان کو سخت غصہ آیا، اس کا نقصان ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا اور بولا، نکمے آدمی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کام بھی پورا نہ کیا اور گھڑا بھی تباہ کر دیا۔ جاؤ بھاگو یہاں سے، لیکن یہ لو اپنی مزدوری۔ مالک مکان نے اس کی طرف 2 پیسے پھینکے جو اس نے اٹھا لیے۔ وہ مزدور بادشاہ 3 گھڑے پانی لایا تھا۔ اس طرح اب تک اس نے 3 پیسے کمائے تھے، یعنی فی گھڑا 1 پیسہ۔ تم نے گھڑا توڑ دیا جس کی قیمت 1 پیسہ تھی، وہ قیمت میں نے کاٹ کر تجھے 2 پیسے دے دیے ہے، اب اپنے گھر جاؤ۔ بادشاہ تھکے تھکے قدموں سے سکردو کی طرف چل دیا۔ محل میں آ کر اس نے لباس بدلا اور دربار میں آ گیا۔ محمد امین آ چکا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے 2 پیسے دیے اور بولا، نیک دل انسان، یہ لو 2 پیسے، یہ میں نے پسینہ بہا کر کمائے ہیں، یہ میرے عوام سے لی گئی کمائی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، اگرچہ یہ تانبے کے سکے ہیں لیکن میرے لیے سونے کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ محمد امین نے کہا۔ بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور تانبے کے 2 پیسے لے کر گھر آ گیا۔ جب اس کی بیگم نے اپنے خاوند کو دیکھا تو خوش ہو کر آگے بڑھی اور دروازے پر کھڑی ہو کر بولی، بادشاہ سلامت نے آپ کو کیا دیا خیرات میں؟ محمد امین نے تانبے کے 2 سکے اس کی ہتھیلی پر رکھے اور بولا، بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے آج خود مزدوری کر کے صرف 2 پیسے کمائے جو اس نے مجھے دے دیے۔ یہ سکے اب آپ کے پاس ہیں، ان کو جس طرح چاہو خرچ کرو۔ میں اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر محمد امین مسجد کی طرف چل دیا۔ اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا کہ اس کا خاوند 2 دن بادشاہ کے پاس گیا اور صرف تانبے کے 2 پیسے لایا۔ اس نے وہ 2 پیسے پکڑ کر اس گملے میں پھینک دیے جس میں لاجونتی کا پودا لگا ہوا تھا۔ وہ شام کو روزانہ گملے میں پانی ڈالتی تھی تاکہ یہ پودا ہرا بھرا رہے اور جلد پھول جائے۔ اس نے پودے کو پانی دیا جس سے دونوں سکے مٹی کے اندر سما گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک شام نیک بخت نے دیکھا کہ لاجونتی کے پودے کے ساتھ ایک اور پودا اگا ہوا ہے۔ گملے میں خضرو پودے اکثر اگتے تھے جنہیں وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، لیکن یہ پودا دوسرے عام خضرو پودوں سے مختلف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے سوچا، دیکھتے ہیں یہ بڑا ہو کر کیسا لگتا ہے، اس کے پتے کیا روپ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے پودے کو نہ اکھاڑا۔ وقت گزرتا رہا اور پودا بڑا ہوتا رہا۔ اس کے پتے بڑے ہوتے گئے جو رنگ میں سبز تھے۔ اس کے نرم و نازک تنے بے شمار تھے اور ان کا رنگ ارغوانی تھا۔
उन तनों पर सफेद सफेद फूल खिलने लगे जिनमें से खुशबू निकलती थी। नेक बख्त उन फूलों को देखकर खुश होती और उन फूलों में से निकलने वाली खुशबू सूंघकर उसकी थकावट दूर हो जाती। फिर एक वक्त आया कि फूल फल बनने लगे। ये फल ऐसा था जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। छोटी छोटी नन्ही नन्ही सफेद गोलियां जो सूरज की किरणों की तरह चमकती थीं। वो उनकी चकाचौंध देखकर हैरान रह जाती थी। एक दिन उसने मोहम्मद अमीन से पूछा, क्या ख्याल है आपका, इस फल का कोई फायदा भी है या नहीं? मुझे इसका कोई पता नहीं, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा फल नहीं देखा, ना अपने गांव में और ना ही सकरदू में। जब इस पौधे पर फूल आते हैं तो उनमें से खुशबू आती है। नेक बख्त बोली, हाँ, वो खुशबू भी निराली है। सारा घर उस खुशबू से महक उठता है। मेरे ख्याल में ये बरकत वाला पौधा है। मोहम्मद अमीन ये कहकर मस्जिद की तरफ चल दिया। चंद दिनों में फल पककर सहन में गिरने लगा। नेक बख्त सफेद सफेद खूबसूरत गोलियों को अपने हाथ से चुनती और मिट्टी के प्याले में रख देती। एक दिन वो घर में बैठी थी कि एक फेरी वाले ने आवाज लगाई, अमरूद ले लो अमरूद। नेक बख्त के पास पैसे तो थे नहीं। उसने मिट्टी के प्याले से गोलियां उठाकर फल फरोश को दिखाई और बोली, इनके ओज अमरूद दोगे? फल फरोश ने सफेद गोलियों को देखा, पसंद किया और उनके ओज नेक बख्त को ताजा अमरूद दे दिए। बहन, मैंने आपको अमरूद तो दे दिए, लेकिन ये पता नहीं चला कि ये सफेद गोलियां काहे की हैं। मेरे घर में एक पौधा है, उस पर ये लगती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इनका नाम क्या है। नेक बख्त ने कहा, मेरा ख्याल था कि आपको इन गोलियों का नाम पता होगा। फल वाले ने कहा, ये कोई फल है, लेकिन मैंने ये फल पहले कभी नहीं देखा। आपको तो मालूम होना चाहिए कि आप फल बेचते हैं। सब्जी और फल तो यकीनन बेचता हूँ और एक उम्र हो गई ये काम करते हुए, लेकिन ऐसा फल न चखा न देखा। फेरी वाले ने कहा और सफेद गोलियों को लेकर सकरदू आ गया और वहाँ एक बड़े दुकानदार से गोलियों के बारे में पूछा। बड़े दुकानदार ने सफेद गोलियों को देखकर हैरत से कहा, कहाँ से मिला ये फल तुझे? मैं करीबी गांव जांगला गया था, वहाँ मुअज्जिन मोहम्मद अमीन की बीवी ने ये सफेद गोलियां दी और मैंने इनके ओज उसे अमरूद दिए। फेरी वाला बोला, ठीक है, अगर तुम कुछ सौदा लेना चाहो तो मैं इन गोलियों के ओज देने को तैयार हूँ। दुकानदार ने कहा, मुझे इनके ओज दाल चावल और खंड दे दो। फेरी वाले ने सफेद गोलियां दुकानदार को देते हुए कहा। दुकानदार गोलियां लेकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर न होने दी और फेरी वाले को दाल चावल और खंड देकर फारिग कर दिया। अब नेक बख्त फेरी वाले को रोजाना सफेद गोलियां देती और उनके ओज फल या सब्जी ले लेती। फेरी वाला ये गोलियां बड़े दुकानदार को दे देता और उससे सौदा सलफ खरीद लेता या कभी कभार पैसे ले लेता। एक दिन बड़े दुकानदार ने एक नक्कारची को देखा जो ऐलान कर रहा था, मेहरबान कदरदान साहिबान, सुनिए, गौर से सुनिए। बादशाह सलामत सुल्तानुल मुअज्जम की बेटी शहजादी नूरुल ऐन की शादी तय पा गई है। उरूसी जोड़ा तैयार किया जाएगा जिसमें सच्चे मोती टांके जाएंगे। अगर किसी के पास ये मोती हो तो वो ले जाकर बादशाह सलामत को पेश करे। बादशाह सलामत उनको खरीदकर माला माल कर देंगे। ऐलान खत्म हुआ। ये कहकर नक्कारची चल दिया। ये ऐलान सुनकर बड़ा दुकानदार भागा भागा घर गया, सफेद गोलियों को रेशम की थैली में डाला और लाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। जब बादशाह ने मोतियों को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, ये मोती तो लासानी है, तुमने कहाँ से लिए? दुकानदार ने बताया कि उसने एक फेरी वाली से लिए हैं। फेरी वाले को बुलवाकर पूछा गया तो उसने बताया कि वो जांगला नाम के एक गांव में सब्जी और फल बेचने जाता है। वहाँ के मुअज्जिन मोहम्मद अमीन के घर में एक पौधा है। ये सफेद सफेद चमकती गोलियां उस पौधे का फल हैं। ये नामुमकिन है, ऐसे कीमती और बेमिसाल मोती पौधों पर नहीं लगते। तुम दोनों झूठ बोलते हो। बादशाह ने गुस्से से कहा। बड़े दुकानदार ने डरते डरते अर्ज किया, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि ऐसा पौधा मौजूद है। अगर ऐसा पौधा मौजूद है तो हम खुद उस पौधे को देखना चाहेंगे। बादशाह ने कहा। बादशाह उसी वक्त जांगला गांव पहुंचा और मुअज्जिन के घर गया। नेक बख्त ने दरवाजा खोला। उसके सामने बुल्तुस्तान का बादशाह सुल्तानुल मुअज्जम खड़ा था। वो बोला, हम वो पौधा देखना चाहते हैं जिस पर बेमिसाल सफेद मोतियों का फल लगता है। नेक बख्त हैरान परेशान खड़ी थी। जब उसने मोतियों के मुतालिक सुना तो खुशी से पुकार उठी, मैं पहले ही सोचती थी कि ये फल नादिर है। वो भागकर गई और लाजवंती का गमला उठा लाई। बादशाह गमले को घुमा फिराकर देखने लगा। अचानक उसके हाथ से गमला गिरा और टूट गया। पौधे की जड़ें नजर आने लगी और सिक्के बिखर गए। अरे, तांबे के सिक्के! ये पौधा तो तांबे के सिक्कों से फूटा है। नेक बख्त बोली। मोहम्मद अमीन मस्जिद से आ गया था। वो आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, आपको याद होगा आपने मुझे तांबे के 2 सिक्के खैरात में दिए थे। ये 2 सिक्के आपने पसीना बहाकर कमाए थे। बादशाह ने सिक्के देखे और हैरान रह गया। वो बोला, यकीनन हमें याद है, हमने आपको ये 2 सिक्के दिए थे। हमने पहली बार जिंदगी में अपने हाथों से काम करके उनको कमाया था। आलम पन्हा, वो सच्चे मोती जो आप तक पहुंचे आपकी मेहनत का फल थे। मोहम्मद अमीन ने कहा, आप दुरुस्त कहते हैं और आप मेरी सल्तनत के सबसे अक्लमंद इंसान हैं। बादशाह ने कहा। फिर बोला, आप मेरे साथ सकरदू चलें और मेरे बेटे को पढ़ाएं। मेरे बेटे के दिल में ये बात उतर जानी चाहिए कि नेक कमाई में बरकत है। फिर मोहम्मद अमीन बादशाह के महल में जाकर रहने लगा। बीवी नेक बख्त और बेटा असगर भी उसके साथ थे। नन्हा असगर अब बादशाह के बेटे के साथ पढ़ता और खेलता था।
کہنے کو تو یہ محض ایک قصہ ہے، مگر اس پر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے کئی سبق پوشیدہ ہے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔